हेलो फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन की आज की इस क्लास में हम आपको हैज़ और हैव का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करना सिखाएंगे। इससे पहले हम आपको हैज़ और हैव का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में करना सिखा चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को वॉच करना चाहते हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से वॉच कर सकते हो। और आज की इस वीडियो के कंप्लीट होने के साथ ही हैज़ और हैव का प्रयोग कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैज़ और हैव के बारे में जो बेसिक फैक्ट है उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है हैज़ या हैव का अर्थ पास में होना। पास में होना मतलब अधिकार में होना या रखना होता है। जैसे आपके पास कोई वस्तु है तो वो आपके पास है मतलब आपके अधिकार में है। तो उस तरह से जो सेंस आता है वो हैज़ या हैव के माध्यम से आता है। हैज़ या हैव का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट अर्थात प्रेजेंट टेंस में होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हैज़ और हैव का प्रयोग जो है वो प्रेजेंट टेंस में होता है और हैज़ और हैव का अर्थ जो है वो होता है अधिकार से संबंधित। ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, अर्थात जिन सेंटेंसेस में प्रश्न पूछा जाता है तो उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसको ट्रांसलेट करने के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको जो है आप पहले समझिए। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाता है, तो उससे संबंधित नियम को समझिए। जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए, ठीक है, तो किस तरह से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे? तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। क्या की अंग्रेजी वोट होती है, तो वोट वहाँ पे नहीं लिखेंगे अगर क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाएगा तो, बल्कि हैज़ या हैव का प्रयोग वाक्य के शुरू में करते हैं। ठीक है, या तो हैज़ लिख देंगे शुरू में या तो हैव लिख देंगे, तो वो ही क्या शब्द का सेंस देगा। फिर सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर अन्य शब्द। ठीक है, तो पहले हैज़ या हैव इनमें से कोई एक लिखेंगे और कहाँ पे हैज़ लिखना है कहाँ पे हैव लिखना है वो हम अभी आपको आगे बताने वाले हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देते हैं और उसके बाद जो बाकी बचे हुए शब्द होते हैं उनको लिख देते हैं और बाद में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से करके वो सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाते हैं जिनके शुरू में क्या शब्द आता है। अब दूसरा नियम समझिए, इसमें बोल रहा है यदि, क्या, कौन, कितने, कब, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। ठीक है, यानी कि अगर सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी क्या आ जाए, कौन आ जाए, कितने आ जाए, कब आ जाए, कहाँ आ जाए, तब आपको किस नियम के अकॉर्डिंग सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है? आपको करना ये है कि सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। अगर क्या वाक्य के बीच में आ गया तो वोट लिख देंगे, कौन आ गया तो हु लिख देंगे, कितने आ गया तो हाउ मैनी लिख देंगे या हाउ मच लिख देंगे, जो भी आएगा। कब के लिए व्हेन लिख देंगे, कहाँ के लिए वेयर लिख देंगे। तो इस तरह से अगर ये शब्द वाक्य के बीच में आएंगे तो सबसे पहले इनकी ही अंग्रेजी लिखी जाएगी, या अगर बात बोल रहे हो आप तो बोली जाएगी, ऐसे मान लो। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हैज़ या हैव, भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर या तो हैज़ लिख देंगे या तो हैव, दोनों में से कोई एक लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर जो है जो अन्य शब्द बचेंगे उनको लिख देंगे। तो दो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गए। पहला स्ट्रक्चर तो ये है कि जब सेंटेंस के शुरुआत में क्या शब्द आ जाए तो आप उस तरह से बनाओगे जो अभी ऊपर लिखा है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में न आकर के कहीं बीच में आ जाए
तो फिर इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाओगे जो अभी हमने आपको बताया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, अर्थात उसमें जो है प्रश्न भी पूछा जाता है और उसमें नहीं भी आ जाता है। तो फिर ऐसे वर्ड को, ऐसे सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करते समय क्या करोगे? जब वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के बाद नो या नॉट लिखते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद जो है या तो नो लिखेंगे या तो नोट लिखेंगे, और कहाँ पे नो लिखना है कहाँ पे नोट लिखना है वो हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब पढ़ाए थे इससे पहली वाली वीडियो में, उसमें हमने आपको बहुत ही क्लियरली और डिटेल में बताया था। अब हम आपको बताते हैं कि हैज कहाँ पे आना है और हैव कहाँ पे आना है। यहाँ पे लिखा है ही, शी, इट और एक वचन कर्ताओं के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब कर्ता या तो ही होगा, ही का मतलब वह होता है ना, और मेल को ये इंडिकेट करता है। शी का मतलब भी वह होता है, फीमेल को इंडिकेट करता है। इट और एक वचन कर्ता, जहाँ पे भी ये सब्जेक्ट आ जाएंगे या फिर एक वचन कर्ता आ जाएगा यानी कि सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट होगा, तो तब आप जो है हैज़ का प्रयोग करोगे। वहाँ पे बोल रहे हो तो हैज़ बोलोगे, लिख रहे हो तो हैज़ लिखोगे। आई, वी, यू, दे, जब सब्जेक्ट या तो आई होगा या सब्जेक्ट वी होगा या सब्जेक्ट यू होगा या सब्जेक्ट दे होगा या फिर ऐसा होगा कि बहुवचन कर्ता होगा, ठीक है। यानी कि या तो इनमें से कोई सब्जेक्ट हो या कोई दूसरा बहुवचन करता हो, तब क्या करना है आपको? तब आपको हैव का प्रयोग करना है, ठीक है। यानी कि जब एक वचन करता होगा, क्योंकि ये भी जो सब्जेक्ट है ना ये एक वचन है, एक का होने का बोध हो रहा है। ये सभी सब्जेक्ट बहुवचन है क्योंकि एक से अधिक व्यक्ति होने का बोध हो रहा है, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट एक वचन हो तो हैज का प्रयोग आप करोगे, जब सब्जेक्ट बहुवचन हो तो आप जो है फिर वहाँ पे क्या हैव का प्रयोग करोगे, ठीक है। एक वचन के लिए हैज और बहुवचन के लिए हैव। अब कुछ एग्जाम्पल हम आपके लिए यहाँ पे पेश कर रहे हैं, आप उन एग्जाम्पल को पढ़ो तो सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएंगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, क्या उसके पास किताब है। और एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि जब भी आप सेंटेंस को लिख रहे होंगे, भाई बोल रहे होंगे तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप लिख रहे हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में आपको साइन ऑफ इंट्रोगेशन, जिसको प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं, वो ज़रूर लगाना होता है। अगर आप उसको नहीं लिखोगे तो सेंटेंस जो है वो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये एक सेंटेंस है, क्या उसके पास किताब है, तो क्या इसका ट्रांसलेशन होगा? हैज़ शी ए बुक, ठीक है। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि जब वाक्य के शुरू में क्या आ जाता है तो फिर क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं बल्कि हैज़ या हैव लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने हैज़ लिख दिया, हैव नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है ना शी, तो वो क्या है? एक वचन है। तो हैज शी ए बुक, क्या उसके पास एक किताब है, बाद में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिया। अब जो है कुछ और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। बाद में आपको एक एक्सरसाइज देंगे, उसमें 3-4 सेंटेंस दिए होंगे, आप उनको सॉल्व करके बताना, उनको ट्रांसलेट करके बताना। क्या तुम्हारे पास कलम है, तो तुम्हारे की अंग्रेजी यहाँ पे योर तो आएगी नहीं, तुम्हारे को हमें जो है सब्जेक्ट के रूप में पेश करना है तो यहाँ पे यू लिखेंगे, और यू हमेशा जो है बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। चाहे आप अकेले भी हो तभी भी जो है यू का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में होता है। तो जब सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो हमने आपको बताया था कि हैव लिखते हैं शुरू में, अगर क्या वर्ड आ जाता है तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं तो यू हो गया, उसके बाद जो बाकी बचा वो ए पेन,
तो हैव यू ए पेन, क्या आपके पास एक पेन है। तीसरा देखिए, थोड़ा सा अलग नियम पे आधारित है, नहीं अलग पे नहीं है, ये भी उसी पे है। क्या सोहन के पास इस ताले की चाबी है, क्योंकि इसमें भी क्या वर्ड शुरू में आ रहा है ना, तो जो ऊपर दो सेंटेंसेस थे उसी की तरह से ये भी है। क्या सोहन के पास इस ताले की चाबी है, कैसे ट्रांसलेट करोगे। क्या की अंग्रेजी तो इसमें लिखनी नहीं है, क्योंकि जब सेंटेंस के शुरू में क्या आ जाता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते, बल्कि हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट कौन है इसमें, सोहन। तो सोहन एक व्यक्ति है कि एक से अधिक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है ना, अर्थात एक वचन सब्जेक्ट है। तो हैज सोहन द की ऑफ दिस लॉक, की का मतलब होता है चाबी, लॉक का मतलब होता है ताला। तो क्या सोहन के पास इस ताले की चाबी है। ये फोर्थ सेंटेंस थोड़ा सा अलग रूल पे बेस्ड है। तुम्हारे पास कोई मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं है। अगर ये बात आपको किसी से बोलनी है कि तुम्हारे पास कोई मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं है, तो आप कैसे बोलोगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या वर्ड तो वाक्य के शुरू में आ नहीं रहा, यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। तो ये नियम हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखी जाती है। तो क्यों की अंग्रेजी हमने लिख दी वाई, उसके बाद लिखा जाता है हैज़ या हैव। तो जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, तुम्हारे पास अर्थात यू, तो यू तो बहुवचन होता है, तो बहुवचन के अकॉर्डिंग हमने बताया था हैव का प्रयोग होता है। तो वाई हैव यू नो मोबाइल फ़ोन। और एक नियम और ये भी पीछे हमने पढ़ा था अभी कि जब वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नो या नोट लिखते हैं। तो यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, भाई क्यों ने तो इसको बना दिया इंट्रोगेटिव और नहीं ने इसको बना दिया नेगेटिव, तो ये सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो वाई हैव यू नो मोबाइल फ़ोन, तुम्हारे पास कोई मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं है। अब एक सेंटेंस ये आ गया है, इसमें बोल रहा है उसके पास कितनी कुर्सियां हैं। ठीक है, तो इसको इंट्रोगेटिव किस शब्द ने बनाया है, कितनी, है नहीं। तो कितनी कुर्सियां, तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लिखेंगे हाउ मैनी चेयर्स, कितनी कुर्सियां उनके पास। अगर होता है उसके पास तो आता हैज़, क्योंकि उसका फिर एक व्यक्ति का सेंस जा रहा होता, लेकिन उनके पास है अर्थात एक से अधिक व्यक्ति का सेंस जा रहा है, बहुवचन सब्जेक्ट है, इसलिए हैव लिखेंगे। तो हाउ मैनी चेयर्स हैव दे, उनके पास कितनी कुर्सियाँ। ठीक है, तो इस तरह से जो अभी हमने ये रूल्स रेगुलेशन पढ़े थे तो उनका इम्प्लीमेंटेशन भी हमने इन सेंटेंसेस के अंदर देख लिया है, आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो अब आपकी एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे 3 सेंटेंस हमने दिए हुए हैं। तो अगर आपको ये नियम समझ में आए हैं या ऑलरेडी यदि आपको ये नियम पता थे तो आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके बताना। पता है ये चीज़ें आपको आसान लगेंगी, लेकिन ये आसान चीज़ें ही आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में और आपके कंपटीशन की प्रिपरेशन में काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करती हैं, इसलिए इन सब की जानकारी आपको होना नितांत आवश्यक है। तो एक सेंटेंस तो है, क्या रमेश के पास गेंद है। क्या रमेश के पास गेंद है, क्या शब्द शुरू में आ रहा है तो वही नियम इसमें अप्लाई होगा, इसको ट्रांसलेट कर देना। तुम्हारे पास साइकिल क्यों नहीं है, तुम्हारे पास साइकिल क्यों नहीं है, इसको ट्रांसलेट कर देना। क्या उसके पास पेन है, ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट कर देना। सिंपल है, और जिस तरह से हमने अभी ऊपर से आपको एग्जाम्पल समझाए थे बिल्कुल उसी तरह के ये भी सेंटेंसेस हैं। तो इनको आप ट्रांसलेट करोगे तो आपकी रियल में प्रैक्टिस हो जाएगी।